नमस्कार दोस्तों, मैं आद्या कौन बनेगा सिविल सर्वेंट के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूं। आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए हमने अपने डेली एमसीक्यू प्रोग्राम को एक नया रूप दिया, मतलब तरीका बदला है लेकिन तेवर नहीं, जिससे आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 का अटेम्प्ट टाइम बाउंड मैनर में दे सकेंगे। तो चलिए सबसे पहले यूपीएससी केबीसी के रूल्स को देख लेते हैं। हम आपके सामने कुछ क्वेश्चंस देंगे और हर प्रश्न के बाद, हर क्वेश्चन के बाद एक टाइमर चलेगा और उस टाइम फ्रेम के अंदर ही आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना होगा। इसी तरह आपके सामने एक के बाद एक क्वेश्चंस आते जाएंगे और लास्ट में क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद हम आपके साथ स्ट्रैटेजी और आंसर दोनों को शेयर करेंगे। स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के यूपीएससी केबीसी में, यानी कि कौन बनेगा सिविल सर्वेंट प्रीलिम्स 2022 स्पेशल, जहां हम आज डिस्कस करेंगे कुछ खास क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी किसी दिन जो है हफ्ते में एक दिन खास सब्जेक्ट वाइज भी करें, तो इसलिए आज हमने चुना है इकोनॉमिक्स को। तो चलिए देखते हैं क्या है आज के क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ #CD रिचुअल्स पर, सिविल्स डेली के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ क्लासेस वीकडेज में और कुछ खास प्रोग्राम्स ऑन दी वीकेंड्स। ठीक है, जहां आप अपनी प्रिपरेशन को एक और लेवल अपग्रेड कर सकते हैं हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस का सिलसिला, देखते हैं क्या है आज के क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले मैं आपको रूल्स बता दूं, अगर तो ये फॉर्मेट है कि हम आपको पहले क्वेश्चन देंगे, इसमें कुछ एक टाइमर देंगे और उस टाइमर के अंतर्गत आपको अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, Which of the following statements regarding consumer price index industrial worker are correct? Number one statement is CPIW is primarily used to regulate the dearness allowance of government employees and the workers in the industrial sectors. And statement 2, the base year for CPIW is 2001. Select the correct answer. 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, या फिर D neither one nor 2। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। The government usually resorts to printing currency as the last resort in managing its deficit due to which of the following reason? Number one, government expenditure using this new money boosts income and raises private demand in the economy, thus leading to inflation. Number two, excess supply of rupee will cause its depreciation. Select the correct answer. Option A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, या फिर D neither 1 nor 2। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स आर मॉनिटर्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द बैंकिंग सेक्टर? 1 कैश फ्लो विद बैंक्स, 2 क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स, या फिर 3 स्प्यूरियस ट्रांजैक्शन। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, या फिर C 1 and 3 only, या फिर D 1 2 and 3 all। समय शुरू होता है अब। फटाफट से अपने आंसर्स लॉक करें और कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं क्या है आपका करेक्ट आंसर। समय समाप्त। चौथा क्वेश्चन आज की सीरीज का ये रहा आपकी स्क्रीन पर। Which of the following statements are correct with respect to soil health card scheme? Number 1, the card will contain an advisory based on the soil nutrient status of a farmer's holdings. Number 2, it will provide insurance coverage and financial support to non-loany, small and marginal farmers in case of soil erosion. Number 3, it aims to expand cultivable area under assured irrigation to maintain soil fertility. ऑप्शंस हैं A 1 only, B 2 and 3 only, C 1 and 2 only, या फिर D 1 2 and 3 all। समय शुरू होता है अब।
समय समाप्त। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच अमंग्स द फॉलोइंग मिनिस्टर्स इज आर एसोसिएटेड विद बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्कीम? ठीक है, नंबर 1 मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, 2 मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, 3 मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, 4 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, 5 मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ऑप्शंस हैं आपके A 1, 2 and 4 ओनली, B 2, 3 and 4 and 5 ओनली, C 1, 3 and 4 ओनली, या फिर D ऑल। ठीक है, नहीं, नॉट ऑल, 1, 2, 3 and 5। ठीक है, समय शुरू होता है अब। फटाफट से अपने आंसर्स लॉक करें, फटाफट से, जल्दी से। बहुत पॉपुलर और बहुत पुरानी स्कीम है ये। समय समाप्त। चलिए देखते हैं क्या है स्ट्रैटेजी और कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम इन क्वेश्चंस को और क्या है इनके सही आंसर। वैसे तो काफी डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, स्टिल देखते हैं क्या है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था जहां पर हमसे पूछा गया था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर के बारे में, क्या स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है? तो देखिए, जो सबसे पहला हमारा स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसका फंक्शन ही ये है कि टू रेगुलेट द डियरनेस अलाउंस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है डेट वाला, ये गड़बड़ है। अब देखिए, सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई है, जब भी ऐसे कोई स्पेसिफिक डेट या टाइम लाइन दिया होता है 90% केसेस में ये हमेशा गलत ही होता है। ठीक है, तो इसको हम वैसे भी गलत मानेंगे। और दूसरा चीज, अगर हम फैक्चुअल देखें तो अभी न्यूज में भी था, इससे रिलेटेड एक न्यूज भी था, तो करंट अफेयर्स का भी मैटर है। लास्ट वीक हमने इस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, इन्फ्लेशन को डिस्कस किया था। ठीक है, दूसरी चीज ये कि हम सबको पता है कि भाई ये अब 2001 नहीं बल्कि 2016 हो गया है हमारा बेस प्राइस। ठीक है, जो बिल्कुल अभी स्टार्ट किए या नहीं भी स्टार्ट किए ना, जो न्यूज फॉलो करते हैं उनसे पूछोगे आप तो वो भी बता देंगे कि भाई बेस ईयर अब 2016 है एंड न कि 2001। पहले था 2001, ठीक है, जब IW नहीं आया था। और इसके इस हिसाब से अगर देखें तो इसका आंसर होना चाहिए 1 ओनली। देखते हैं क्या है, सॉल्यूशन भी यही कह रहा है, A इज द आंसर, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट वाइल स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर ही लॉन्च किया है क्या, CPIW, और इसका बेस ईयर पहले से 2001 की बजाय 2016 हो गया है। और इसका फंक्शन जो है वो है to regulate the dearness allowance of government employees and the workers in the industrial sector. It is also used in determination and revision of minimum wages in the scheduled employments. तो ये important है, इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका एक्सप्लेनेशन, तो इसको नोट डाउन करिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है, गवर्नमेंट यूजुअली रिपोर्ट्स टू प्रिंटिंग करेंसी को अगर हम देखें तो यहाँ पर पहला जो हमारा स्टेटमेंट दिया है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यूजिंग द न्यू मनी बूस्ट इनकम एंड रेजेस प्राइवेट डिमांड इन द इकोनॉमी दस लीडिंग टू इन्फ्लेशन। ठीक है, सही लग रहा है। दूसरा बोल रहा है कि एक्सेस सप्लाई ऑफ रुपी विल कॉज इट्स डेप्रिसिएशन। ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, राइट? तो क्या हो सकता है इसका आंसर, चलिए देखते हैं फटाफट क्या है आंसर। इसका है C, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। क्यों? क्योंकि इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। देखिए, जब ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है अगर आपका इकोनॉमिक्स का या इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट सही नहीं है, और इसीलिए मैंने आज खास आपके लिए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस डाले हैं, क्योंकि लास्ट वीक प्लस लास्ट टू लास्ट वीक, ठीक है, इन 2 हफ्तों में ना पूरे न्यूज़पेपर में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक ही मुद्दा था, और वो था हमारा इन्फ्लेशन। रिपोर्ट्स आई हैं कि यार इन्फ्लेशन किसी चीज में बढ़ा है, किसी चीज में घटा है, इसलिए इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखिए, ये बिल्कुल सही दिए हुए हैं दोनों ही जो स्टेटमेंट है हमारे, कि गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंडिचर को यूज करती है न्यू मनी बूस्ट इनकम के द्वारा। ठीक है, और प्राइवेट डिमांड जो है इकोनॉमी में वो भी बढ़ती है जब नई मनी जो है वो मार्केट में आ जाता है, न्यू मनी बूस्ट अगर हो जाता है तो। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन लाती हैं। इसका अगर आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो वो भी यही कह रहा है कि नई प्रिंटेड मनी जो है अगर उसको इन्फ्यूज किया जाता है मार्केट में तो उससे इनकम इन्फ्यूज होती है, और वो कहीं ना कहीं प्राइवेट डिमांड इकोनॉमी में बढ़ा देता है। आप सपोज करिए आपके पास अगर ज्यादा पैसे आए तो ऑब्वियसली
आप शॉपिंग करने जाएंगे, राइट, तो कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ गई। वही चीज यहाँ भी है, बट यहाँ पर एक बिगर पर्सपेक्टिव है, और इन चीजों की वजह से इन्फ्लेशन आता है। और इजी मॉनेटरी पॉलिसी और हाई इन्फ्लेशन दोनों ही करेंसी डेप्रिसिएशन में कहीं ना कहीं योगदान देती हैं। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन जो हमारा था कि इनमें से कौन से इंडिकेटर्स हैं जो आरबीआई करता है, तो मेरे हिसाब से तो ये तीनों ही होने चाहिए। ठीक है, कैश फ्लो भी करता है, देखता है, क्रेडिट एक्टिविटीज भी देखता है, और स्प्यूरियस ट्रांजैक्शंस पर भी नजर रखता है। तो ये बिल्कुल सही है, सॉल्यूशन इसका डी होना चाहिए, 1 2 3 ऑल, क्योंकि ये सारी ही चीजों पर जो एक कह सकते हैं कि गिद्ध की आंख लगाए कौन बैठा होता है, मॉनिटर कौन कर रहा होता है, तो वो हमारा आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन जो हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम से, देखिए यहाँ मैंने आपको थोड़ी सी गूगली दी है। मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम आप गूगली, जो यूपीएससी हमारे साथ केस करता है वो गूगली देता है। ठीक है, तो वही गूगली मैंने यहाँ भी आपको डाली है। मैंने क्या किया, आपके साथ थोड़ा सा ऑप्शंस में खेम खेला है। ठीक है, हर बार मैं आपको बताती हूँ कि जो ऑड वन आउट होता है उसको सबसे पहले हटा दो, लेकिन यहाँ पर नहीं हटाना है। आंख बंद करके हमें क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने की, बस ऑप्शन देखा और सॉल्व कर दिया, जी नहीं, हमें स्टेटमेंट्स पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करने। अगर क्वेश्चन बिल्कुल कुछ नहीं समझ आ रहा है तब उस केस में हम वो देखेंगे कि क्या है। ठीक है, तो आप अगर देखो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम पढ़ोगे अगर ना, नाम कुछ भी नहीं पता तो भी पता चल जाएगा कि भाई जो इसका पहला दिया हुआ है ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, ये सही है, क्योंकि जो ये सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, ये कार्ड जो है ये एडवाइजरी बेस्ड होता है और सॉइल न्यूट्रिएंट स्टेटस जो है वो चेक रखता है। ठीक है, एडवाइजिंग भी करता है। दूसरा जो स्टेटमेंट है कि इट विल प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू नॉन लोनी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ये स्टेटमेंट गड़बड़ है। आप देखो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम क्या करेगा, सॉइल की हेल्थ को देखेगा, न कि किसी को इंश्योरेंस देगा, वो भी नॉन लोनी को तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। 2-3 चीजें यहां पर डिस्प्यूटेबल होंगी। तीसरे स्टेटमेंट पे आइए, इट एम्स टू एक्सपैंड कल्टिवेबल एरिया अंडर अश्योर्ड इरिगेशन टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, जी नहीं, इसका भी कोई जिम्मा नहीं ले रखा है हमारे सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम ने, तो ये भी नहीं होगा। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का सिर्फ और सिर्फ सॉइल की हेल्थ या जो लैंड की हेल्थ है, न्यूट्रिएंट कितना है सॉइल हमारा, उससे लेना देना। तो इसका ऑप्शन जो हमारा है वो है 1 ओनली। सॉल्यूशन भी यही कहता है, ए करेक्ट है। और दूसरा क्यों नहीं करेक्ट है, क्योंकि सॉइल हेल्थ कार्ड कोई इंश्योरेंस नहीं देता है, और दूसरी चीज उसका कोई भी इरादा नहीं है कल्टिवेबल एरिया अंडर इरिगेशन को बढ़ाने का। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। ठीक है, इनके और भी कुछ ये वो हैं हमारे एम्स, ये आप इसको पढ़ के एक बार नजर डाल सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आखिरी क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, अम्ब्रेला स्कीम बहुत सक्सेसफुल स्कीम रही है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि कौन सी मिनिस्ट्री इससे एसोसिएटेड है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी। ये क्वेश्चंस मिनिस्ट्रीज वाले अक्सर पूछते हैं। देखो अब अगर आपको मालूम है बहुत अच्छी बात है, कंफ्यूजन है तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ स्कीम हर किसी को पता है कि इसमें 2 चीजें थी। एक पहली चीज कि भाई हमें प्रोटेक्शन, और दूसरी चीज एडुकेशन। तो प्रोटेक्शन और एडुकेशन में अगर हम देखें कि बेटी बचाओ, बेटी को कौन बचाएगा, भाई मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, राइट। इन्फेंटिसाइड्स जो हो रहे हैं या फीटिसाइड्स जो हो रहे थे उसके अगेंस्ट कौन सी मिनिस्ट्री काम करेगी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की। दूसरी चीज बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ से तो सबसे पहले क्लियर हो जाता है कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन्वॉल्व होगा ही होगा, पढ़ना पढ़ाना जहां भी आया। तीसरी चीज यहां पर यह आती है कि कौन बचाएगा और कौन पढ़ाएगा, राइट। तो वो हमारा होगा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वाला। ये इसलिए भी होगा, सिर्फ पढ़ाने से रिलेटेड नहीं है। आप ये देखो कि अगर किसी बच्चे को बचाने की बात की जा रही है, मान लो सपोजिटली वो उसकी तबीयत ही खराब हो गई या किसी मिस हैपनिंग से ही वो हो गया, तो उसको कौन देखेगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ देखेगा। ठीक है, और पढ़ाने का तो हमारे, तो सीधा सा इसका आंसर निकल के आ गया हमारा 1, 3 एंड 4। तो कई बार मेरा मतलब यहाँ पर ये है आपको समझाने का कि कई बार जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें ही सॉल्यूशन रहते हैं। हाँ, यहाँ पर सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की बात की गई है, ये नहीं इन्वॉल्व है। लॉ एंड जस्टिस भी नहीं इन्वॉल्व है। फ्लैगशिप प्रोग्राम था ये, इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं आप, सी कि 1, 3 एंड 4 इज द ऑप्शन।
बेटी पढ़ाओ योजना जो है ये एक नेशनल इनिशिएटिव था जिसको जॉइंटली रन कर रहे थे ये 3 मिनिस्ट्रीज, चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और एडुकेशन, और ईच बॉडी वाज अकाउंटेबल फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द स्कीम। बजटरी कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो BBP फॉल करता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के परव्यू के अंडर, और कैपेसिटी बिल्डिंग और क्वालिटी कंट्रोल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर थी। ठीक है, तो इसलिए ये करेक्ट था। उम्मीद करते हैं आपको आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। प्लीज इनको सॉल्व करिए और आंसर टाइम बाउंड मैनर में देने की कोशिश करिए। कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताइए जरूर कि क्या होगा आंसर। नहीं आता कोई बात नहीं, गलतियां होंगी कोई बात नहीं, अच्छा है। 5 में से 5 का स्कोर जो मैंने आपको कल भी बोला था, आज भी मैं रिपीट करूंगी अपनी बात कि बिल्कुल टारगेट करिए कि कम से कम 1 हफ्ते तक हमारा स्कोर कार्ड नहीं गिरना चाहिए, और जिनका स्कोर कार्ड गिर रहा है आप कोशिश करिए 5 से 5 लाने की। ठीक है, दूसरी चीज ये कि इन सारे क्वेश्चंस को फ्राइडे तक हम आपको क्वेश्चंस देते हैं, इन सारे क्वेश्चंस को कंपाइल करिए, सैटरडे संडे यूटिलाइज करिए इन्हें रिवाइज करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज, होप यू लाइक द सेशन। डू कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notifications on time. धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अब यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली या इलाहाबाद आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिविल्स डेली कराने जा रहा है आपकी प्रिपरेशन CD YouTube क्लासेस के माध्यम से, जहां हम लेकर आ रहे हैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को मद्देनजर रखते हुए। तमाम वीडियो लेक्चर्स और मेंटरशिप गाइडेंस, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप अपना कीमती वक्त सही जगह, सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। Press the bell icon and subscribe to our channel to follow #CD Rituals.